हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र प्रयागराज से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला एकेडमी पर। आप जानते हैं 23 जनवरी की परीक्षा यूपी टेट की हो चुकी है। बहुत सारे संख्या में बच्चों ने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है और जो नहीं कर पाए हैं वो निराश नहीं हो। ये उनके लिए एक वो है कि अब वो देखें कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुई थी। तो आज का हमारा लेक्चर यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, और जितने भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जहाँ पर 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा। चर्चा क्या करूंगा कि आज हम लोग अपने लेक्चर में एक विचारक की थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे और उस विचारक का नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इस संज्ञान का प्रयोग उसने अपने 3 पुत्रों पर ही, बेटों पर ही किया था। ठीक है, सभी लोग व्यवहारवादी हो गए या संज्ञानवादी होते हैं, सभी मनोवैज्ञानिक जंतु को पकड़ लेते हैं, चूहे बिल्ली को पकड़ लेते हैं, अपने अपने बेटे बेटियों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं मनोविज्ञान में। ये तो हमने सिर्फ हंसने हंसाने के लिए बोल दिया है। ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत फायदेमंद हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करते हुए चलिएगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जीन प्याजे का पूरा संपूर्ण लेक्चर नहीं होगा, पार्ट 1 में होगा। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक एक शब्द को समझिएगा बेटा। जीन प्याजे, जिसका जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ, ध्यान रखेंगे, इतनी छोटी सी बात हमने करी। इसके बाद जीन प्याजे जो था उसने बुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर दिया। बुद्धि यानी कि चिंतन। यही बुद्धि चिंतन जो होती है ना, उसको एक अन्य शब्द के रूप में बोल सकते हैं संज्ञान। और उसी संज्ञान से इनका सिद्धांत बनता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हो सकता है कभी कभार वो ये भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक जो जीन प्याजे हैं, इस संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विकासात्मक सिद्धांत जनक वो भी आपके जीन प्याजे हैं, जो इसका एक अन्य नाम है। आइए अब हम समझते हैं। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंतु विज्ञान से PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। भाई कितने ब्रिलियंट व्यक्ति थे। अब ध्यान से सुनिएगा, संज्ञान का अर्थ क्या होता है बेटा। आप अखबार उठा के देखिए। अखबार में जब कोई न्यूज आती है कि फलाने व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया या मार दिया, तो आता है कि ये वाला केस पुलिस ने संज्ञान में लिया। कभी भी ज्ञान लिखा नहीं होता, संज्ञान लिखा हुआ होता है। यानी कि कुछ ना कुछ ज्ञान और संज्ञान में अंतर होता है। और जब ये बात आती है कि फलाना केस पुलिस ने संज्ञान में लिया, तो पुलिस अपनी सूझबूझ के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा उस समस्या को समाधान करने का, हल करने का प्रयास करती है। यानी कि संज्ञानात्मक बल जो है, उस गुत्थी का नाम है जहां पर दिमागी चिंतन, तर्क चिंतन, ध्यान लगाना, मेमोरी जैसे शब्दों को ध्यान में रखकर किसी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। उसी को संज्ञान कहते हैं। उसी संज्ञान चिंतन से संबंधित इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, प्याजे की अवस्थाएं कुछ बताई गई हैं। उन अवस्थाओं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ और अन्य बात शेयर करना चाहूंगा, जिसे जीन प्याजे की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम से जानते हैं। एक शब्द आएगा यहां पर बेटा, अनुकूलन। एक शब्द आया है अनुकूलन। पहले तो ये समझ लीजिए कि इस अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। अनुकूलन को परिभाषित करें, पूर्व ज्ञान या जो कुछ भी आपके पास पुराना ज्ञान है, नॉलेज है, पूर्व ज्ञान, और जो आप नया सीखने वाले हो, नया ज्ञान, पूर्व और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना। पूर्व और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन या बैलेंस स्थापित करना आपका अनुकूलन कहलाता है। जिस तरह तराजू जो होता है दोनों पलड़ों को जो होता है बैलेंस करता है, उसी बैलेंस को अनुकूलन कहते हैं। अब भाई ये परिभाषा मुझे समझ में नहीं आई। अब देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिए। मैं उत्तर भारत का बुंदेलखंड प्रयाग से रहने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, अब मैं प्रयाग से या उत्तर प्रदेश के मैं बुंदेलखंड से, जहाँ की जलवायु इस समय मौसम ठंडा है, लेकिन मैं कश्मीर चला जाऊं, लद्दाख चला जाऊं,
तो वहां की जलवायु में मैं क्या अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा हूं, क्या अनुकूलित कर पा रहा हूं? यानी कि जो पूर्व की स्थिति है और जो लद्दाख की जो नई स्थिति है, वहां पर आप अपने आप को कैसे फिक्स कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, उसी क्रिया को हम लोग अनुकूलन सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। अब क्या होता है कि अनुकूलन इस तरीके से हमारे एग्जाम में आता है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर दो शब्द ध्यान से समझिएगा। अनुकूलन को दो शब्दों में डिफाइन किया गया है, दो शब्द बताए गए हैं अनुकूलन के प्रकार। एक होता है आपका आत्मसातकरण और दूसरा होता है आपका समायोजन, जिसे हम लोग एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। एक एक शब्दावली को ध्यान से सुनिएगा, तब आपको एंड में अनुकूलन 100% समझ में आ जाएगा। अनुकूलन के दो भाग, पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है आपका समायोजन। कभी कभी आत्मसातकरण को समावेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आत्मसातकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, सिंपल भाषा में आत्मसातकरण का अर्थ होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना या दोनों का मिलान करना, मैच करना, आपका आत्मसातकरण कहलाता है। सिंपल भाषा में एक बोलना चाहूंगा, आत्मसातकरण का अर्थ ही होता है आपको जोड़ना। अब किस चीज को जोड़ना? आपके पास पूर्व चीज का ज्ञान था और नई चीज का आप ज्ञान ले रहे हो, तो जब दोनों को आप जोड़ने का काम करोगे या मिलान मैचिंग करने का काम करोगे, तो ये कहलाएगा आपका आत्मसातकरण या समावेशन। इतनी बात हो गई। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। जब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को आप जोड़ रहे हो तो ये है आपका आत्मसातकरण। लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद यदि ज्ञान में वृद्धि हो जाए या विस्तार हो जाए, जिसे हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं, या दोनों को जोड़ने के बाद आप अंतर हो गया या वृद्धि कर लो, या ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, जब मिलाने में आपको कोई एरर या कमी हो रही है और उस कमी को अगर आप दूर कर दो, तो वो दूर करने का काम अब आपका ये आत्मसातकरण नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका समायोजन या एकोमोडेशन। यानी कि जहां एक बला है जो दोनों चीजों को जोड़ने की बात करती है, जबकि समायोजन, एकोमोडेशन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ भी कमी आई उसको दूर करना। और दूर तभी कर पाओगे ना जब ज्ञान की नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि ज्ञान में वृद्धि करना, विस्तार करना, मॉडिफिकेशन करना, अंतर करना, ये सब कहलाने लगेगा आपका समायोजन। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में एक जानवर है, कोई भी जानवर मान लीजिए, मैंने हंसाने के लिए बोल दिया डायनासोर है। छोटा डायनासोर रखिएगा, बड़ा डायनासोर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो तो आपके घर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा जीव है, डायनासोर मान के चलते हैं, कुछ भी मान लीजिए आपके पास में, कुत्ता बिल्ली जो भी है। अब उस जानवर को आप नहीं जानते थे कि ये क्या है। आपके घर वाले मम्मी पापा ने आपको बताया, दादा दादी ने, ये फलाना जीव है डायनासोर या आपका कुत्ता या बिल्ली जो काले रंग का दिखाई दे रहा है। अब उस जानवर को बच्चा डेली डेली देख रहा है और उससे संबंधित ज्ञान, इसके चार पैर हैं, पूंछ है, ये काले रंग का जानवर दिख रहा है। तो इससे संबंधित सारा का सारा ज्ञान उसने अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लिया। जो मस्तिष्क में ज्ञान स्टोर कर लिया उसने उस जीव से संबंधित, जहां पर स्टोर करा वो है स्कीमा। अब कुछ दिनों बाद होता क्या है कि कोई अन्य जीव जो डायनासोर या कुत्ता बिल्ली से मिलता जुलता उसको देखने को मिलता है सड़क पर। तो अब बच्चा क्या करता है, घर में पला हुआ डायनासोर जो था और जो बाहर उसने साइड में डायनासोर देखा या कोई भी अन्य जीव देखा, वो डायनासोर अन्य रंग का जीव था, वो सफेद रंग का जीव था। अब उसने क्या देखा कि इसके भी चार पैर हैं, इसकी भी पूंछ है, इसकी भी कट काटी डायनासोर की तरह मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, अभी वो जो घर में जीव था और जो बाहर जीव है, दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जांच रहा है क्या ये चीज वही है, दोनों एक। अभी ये जो जोड़ रहा है दोनों को,
ये है आपका जोड़ना या मिलान करना। ये कहलाता है आपका आत्मसात्करण, या जिसे हम लोग समावेशन के नाम से जानते हैं। जब यह बालक चतुर हो जाए और वो ये बताने में सक्षम हो जाए कि जो सड़क पे आप जो जीव मैंने देखा है ना भाई, वो डायनासोर नहीं है, वो उसकी तरह मिलता जुलता कोई अन्य जीव है। या हम लोग कल्पना या एज्यूम करके मान के चल लेते हैं कि जो घर पे था वो डायनासोर था, बाहर जो घूम रहा था वो अलग है भाई, उसके चार पैर दिख रहे हैं, वो काले रंग का जरूर है लेकिन वो कुत्ता है या सफेद रंग का, ये अन्य जीव है। दो जीवों में अंतर कर लिया, यानी कि अगर वो सिर्फ इतना बता रहा था कि दोनों जीव एक हैं तो गड़बड़ी ही वाली बात है, यानी कि वो दोनों जानवरों में अंतर नहीं कर पा रहा है मिलान करने के बाद। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहलाएगा आत्मसात्करण या समावेशन। लेकिन वो अंतर कर लेगा तो यानी कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई, वृद्धि यानी कि विस्तार हो गया, जिसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो यही चीज आपकी बन जाएगी, आपकी क्या, आपका क्या बन जाएगा, एकोमोडेशन या समायोजन। इसी को बोलते हैं आपका अनुकूलन की क्रियाएं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चूंकि ये दोनों शब्द हमारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बताता हूं, आप खुद समझिए कि मान लेता हूं मैं, आपका एक दोस्त था राम, और उस राम से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपके पास थी, तो हम कह सकते हैं कि राम से संबंधित पूर्व ज्ञान आपके पास मौजूद है। अब निकट भविष्य में क्या होता है, एक दिन आपको कुछ समय बाद राम नहीं रहा, राम से मिलता जुलता ही एक उसी शकल का, कद काठी का व्यक्ति आपको मिल गया। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वही है क्या है, आपको सेम वही नजर में आ रहा है, वो था कोई अन्य व्यक्ति। तो इस समय मेरा चिंतन या मेरी बुद्धि जो संज्ञान कहलाती है, मैं दूसरे वाले व्यक्ति को और अपने दोस्त को मिलाने की कोशिश जो करूंगा, ये कहलाएगा आपका आत्मसात्करण या समावेशन। मैं बोल रहा हूं यार, इसकी आवाज मेरे राम की तरह लग रही है, वैसे ही है, जो मिलान है ये समावेशन है। लेकिन भाई बुद्धू, ये लग रहा है वैसा, बेवकूफ बना देगा ये हमें, ये राम नहीं कोई अन्य है। ये कर लिया हमने काम, यानी कि एरर दूर कर लिया, वृद्धि कर ली, विस्तार कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया, तो यही चीज बन जाएगी आपकी एकोमोडेशन या समायोजन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, जहां पर अनुकूलन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कुल मिलाकर ये आपको एक बैलेंस की स्थिति में ले जाने का कार्य करते हैं ये दो शब्द, आत्मसात्करण और दूसरा समायोजन। जहां समायोजन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समायोजन के माध्यम से आप दैनिक जीवन में भी आप अपने आप को बैलेंस वाली स्थिति में ला सकते हो। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हम इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे, जहां पर इन्हीं शब्दों से संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल जो प्रीवियस परीक्षा में सीटेट में या अन्य स्टेट टेट एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं उन पर चर्चा करूंगा। और चर्चा करने के बाद हम प्याजे की अवस्थाओं पर धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। आप लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिए, अगर पसंद आ जाए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। और जिंदगी है, कभी हार नहीं मानना, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब तक आपके दिमाग में उद्देश्य नहीं होगा, आप अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कभी जीत नहीं पाओगे। तो मन में हमेशा उद्देश्य होना ही चाहिए। अब देखिए, कोई भी उद्देश्य होगा ना, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर उत्तेजना भी होना चाहिए। भाई 5 बजे सर्दी में उठना है तो उठना है, ये उत्तेजना होना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य भी है। क्यों? क्योंकि मुझे माँ बाप के सपने और अपने सपने पूरे करना है। मुझे देखना है घर के बाहर, मेरे बंगले के बाहर वो हूटर बजाती हुई गाड़ी जब निकलती है शहर से, तो सारा का सारा रास्ता बस मुझे ही देखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब तक सत्ता का नशा नहीं होगा, सत्ता यानी सरकार नहीं, सत्ता यानी कि आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका प्रयोजन जो सामने बिल्कुल मौजूद है, वो चाहे वो टीचर मास्टर बनने का हो, एक बड़ा मास्टर बनने का हो, चाहे कलेक्टर बनने का हो, तो दिन रात तो मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन सही तरीके से मैनेजमेंट वे में।
ठीक है, तो तरीका सही होगा तो जरूरी नहीं है 18 घंटा पढ़ना पड़े, कम समय पढ़ के भी आप अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू। मैं सत्येंद्र कुमार, जीएस वाला, प्रयागराज, झांसी, बुंदेलखंड से। थैंक यू। ओके, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे हम लोग।